हाँ जी बेटा, हमारी 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब जो 4th यूनिट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी और जो 5th यूनिट है बेटा वो है एनिमल फिजियोलॉजी। देखो जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है ना, प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर थे, जिसमें कि इसके जो स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर थे मिनरल न्यूट्रिशन और जो ट्रांसपोर्ट वाला था उसको हटा दिया गया है। फोटोसिंथेसिस हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। रेस्पिरेशन यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी में जो सिलेबस रिड्यूस होके जो आया है उसके 3 चैप्टर है इसके। एक तो फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है और हार्मोन वाला। और ये तीनों के तीनों जो टॉपिक थे थोड़े बहुत ही सही, उनका 10% ही सही, बट हमने 10th क्लास में टच किया था। मे बी अगर याद हो तो जो 10th क्लास में जो लाइफ प्रोसेस की स्टार्टिंग थी वो हुई फोटोसिंथेसिस से थी। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, इसके रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, क्या मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था मे बी उनके माइंड में सडनली स्ट्राइक हो गया होगा। क्यों? क्योंकि हमने एनटीएससी की भी प्रिपरेशन की थी और उसके अंदर इसको काफ़ी एडवांस में पढ़ा था। अब जितना एडवांस में पढ़ा था वहाँ पर मैंने जो 30% करवाया था उसमें 70% ऐड होगा, यानी कि यही चीज़ें रहेंगी जो कि लाइट रिएक्शन के टाइम पे फोटोलाइसिस हमने किया था, याद है ना। इसके अलावा हमने क्रैब साइकिल के बारे में पढ़ा था और कैल्विन साइकिल के बारे में पढ़ा था, रेस्पिरेशन वगैरह में जो चीज़ें सारी आई थी। तो बेटा उन्हीं की जो एक्सप्लेनेशन है अब इनको कवर करेगी हमारी +1 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस इसकी जो सबसे सिंपल प्रोसेस होती है, सबसे सिंपल डेफिनेशन है एनाबॉलिक प्रोसेस, जहाँ पर ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को ऑर्गेनिक में चेंज करें। ऑटोट्रोफ्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम रॉ मटेरियल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज़ का जुड़ना। जुड़ती कौन कौन है? कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो आपस में कंबाइंड होती हैं। इनको कंबाइंड करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है, सन से निकलने वाली रेडिएशंस, और वो देखो इनऑर्गेनिक को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज। बायोमोलिक्यूल में हमने ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ा था C6H12O6, और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में क्या करती है बेटा? रिलीज आउट हो जाती है। तो जब हम बात करेंगे इसके इन रॉ मटेरियल्स की, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर किसका काम करती है? कार्बोहाइड्रेट की, C6H12O6। और ये जो आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर का काम करता है वाटर। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? कि जब कार्बोहाइड्रेट की, जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है तो वाटर के 2 फंक्शन होते हैं। हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस पे CO2 प्लांट लेते हैं, O2 को रिलीज करते हैं। वो जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से होती है? यही हाइड्रोजन करता है, और वाटर करता है। और इसके अलावा जो हाइड्रोजन रहता है ये रिड्यूस हो जाता है और किसको बनाता है? इन कार्बोहाइड्रेट्स को बनाता है। लेकिन जब हम कुछ बैक्टीरिया वगैरह की, जिसमें सल्फर बैक्टीरिया या हाइड्रोजन बैक्टीरिया की बात करेंगे, वो भी ऑटोट्रोफिक होते हैं, फूड की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन वो लोग वाटर को नहीं लेते एज हाइड्रोजन डोनर। किंगडम मोनेरा के अंदर भी हमने ये चीज़ें की थी कि वो हाइड्रोजन को तो लेंगे लेकिन किसी और जगह से लेंगे, वो वाटर को नहीं लेते, और इसके अलावा उनके पास ऑक्सीजन वगैरह रिलीज आउट नहीं होती, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर? अब आगे क्या कहता है कि क्या कुछ इंपॉर्टेंस होती है। देखो सबसे पहली, इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक में चेंज करता है। जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी इन फोटोसिंथेसाइजर्स को छोड़ के उनको हम नाम देते हैं कंज्यूमर्स। सिर्फ प्रोड्यूसर्स, फोटोट्रोफ जो कि फूड की फॉर्मेशन करते हैं, इनको अलावा जितना भी लिविंग वर्ल्ड है वो सारा का सारा प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। क्लियर? यही एक अकेला ऐसा प्रोसेस है जो कि रेडिएंट यानी कि जो सोलर एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी को चेंज करता है, और जितना भी बायोलॉजिकल वर्ल्ड है बेटा, जितना भी लिविंग वर्ल्ड है, इनको छोड़ के सारे के सारे क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। इनकी डेथ वगैरह होती है ना, ये क्या करते हैं? मरने के बाद में यानी कि इनकी डेथ के बाद में नीचे बरीड हो जाते हैं, तो हमें जो कोल, पेट्रोलियम, जो नेचुरल गैस वगैरह मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है? वो यही तो जो प्लांट्स और जब एनिमल्स वगैरह जब बरीड हुए थे उन्होंने तो इस
फॉसिल फ्यूल्स को बनाया। फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट है उनके अलावा टिम्बर, रबर, रेजिन, ड्रग, ऑयल, फाइबर, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें प्लांट से मिलती है। क्लियर? एक फोटोसिंथेसिस अकेला ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में ऐड करता है बेटा, इसके अलावा कोई सा भी नहीं है जो कि ऑक्सीजन को ऐड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट रहती है उसको एटमॉस्फेयर में बैलेंस करता है। प्रोडक्टिविटी जो रहती है, प्रोडक्टिविटी यानी कि जो क्रॉप्स वगैरह की, वो डायरेक्ट किसके ऊपर डिपेंड है? फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड होती है। क्लियर? अब इम्पोर्टेंस के बाद में हम थोड़ा बहुत करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कितनी, एक दिन में, एक साल में, एनुअली लगभग कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको कंज्यूम कर लेते होंगे, कितनी ऑक्सीजन है जिसको कि वो रिलीज आउट करते रहते होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना डाटा है बट इसमें इतना चेंज नहीं आता। कहता है कि अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स को जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी या मिल रही है इस अर्थ के ऊपर, वो लगभग कितनी है? 11.2 10⁻14 टन। और इतनी में से, ठीक है, इतनी में से सिर्फ 2.2 10⁻13 यानी कि 2200 बिलियन टन ऐसी है जो कि उनको एटमॉस्फेयर में मिलती है। हम कहते हैं ना कि एटमॉस्फेयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है? 0.03%। बेटा टोटल हमारे एटमॉस्फेयर, टोटल अर्थ के ऊपर इतनी है, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो है वो सिर्फ कितनी है? 2.2 10⁻13। सबसे ज़्यादा जब हम CO2 की बात करेंगे वो ओशियंस के अंदर है। 11 × 10⁻14 जो टन कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके अंदर है? ओशियंस के अंदर है। लेकिन हमें पता है ओशियंस में से कौन लेगा जाके कार्बन डाइऑक्साइड? हर साल एनुअली जब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक प्लांट मिलके, ठीक है, 70 से 80 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रहती है बेटा, जो कि फिक्स करते हैं। फिक्स करने का मतलब 70 to 80 बिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हर साल किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। और इसमें से वो 170 बिलियन टन ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्मेशन करते हैं। दैट मीन्स कि हमारी जो पूरा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है वो किसके ऊपर डिपेंड हुआ? इन ऑटोट्रोफ्स के ऊपर डिपेंड हुआ। लेकिन 70 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए उनको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। कितनी चाहिए? 1.05 10⁻18 केल्विन कैलोरी। K फॉर कैल्विन, Cl फॉर द कैलोरी। कैल्विन कैलोरी एनर्जी चाहिए। इतनी ज़्यादा जो उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ सन से कंप्लीट होती है। सन उनको रेडिएंट एनर्जी, सोलर एनर्जी देता है जिसको कि वो लोग कन्वर्ट कर लेते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। हर साल अर्थ के ऊपर 5 × 10⁻20 केल्विन कैलोरी जो एनर्जी रेडिएशन है वो आती हैं। प्लांट्स उनको यूटिलाइज करते हैं। उसमें से सिर्फ वो लोग 0.2% ही पर ईयर इतनी आती ज़रूर है बेटा, लेकिन जो प्लांट है वो सिर्फ कितने यूटिलाइज करते हैं? जितनी आ रही है उसका सिर्फ 0.2%। क्लियर? अब हम हिस्ट्री की बात करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट की बात करेंगे जो कि हमारे कंपटीशन में, यानी कि जो ये पेजेस करवाई जा रही है वो जो सबसे मेन है वो है कंपटीशन में आने वाले टॉपिक। देखो 1727 की जब हम बात करें, एक साइंटिस्ट स्टेफन हेल ने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन प्लांट को जो न्यूट्रिशन मिलता है उसमें 3 चीज़ें सबसे मेन है, वो है सनलाइट, एयर, उसकी ग्रीन लीव्स। उन्होंने कहा कि ये 3 चीज़ें रहती है जो कि उसको एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। प्रेस्ली का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1770, ठीक है, 1770 आपको NCERT में भी मिल जाएगा। 1770 की जब हम बात करेंगे, प्रेस्ली फाउंड दैट ए बर्निंग कैंडल वुड सून गेट एक्सटिंग्विश इन क्लोज स्पेस ऑफ बेल्जा। एक मोमबत्ती जलाई और अगर हम उसके ऊपर कोई भी ढक्कन या ग्लास जार को उल्टा करके रखेंगे तो वो बुझ जाती है ना? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है। तो सिमिलरली उसने कहा कि अगर हम क्या करेंगे बेटा, एक चूहे को भी इसी तरह बंद जगह पे रखेंगे तो वो क्या करेगा? सांस आनी धीरे, सफोकेटेड होगी, सफोकेशन होती है और उसकी डेथ हो जाती है। बट इफ ए मिंट प्लांट अकम्पनीड देम इन ए बेल जार,
लेकिन अगर मान लो उस कैंडल के साथ में हमने कोई ग्रीन पौधा एक मिंट का ही रख दिया या उसके साथ रख दिया, ना तो वो कैंडल बुझेगी ना ही चूहे की डेथ होगी, प्लांट भी ग्रो करता रहता है। तो उसने क्या बताया कि उस टाइम पे जो फाउल एयर जो प्रोड्यूस होती है, कब, जब कैंडल जलती है, ठीक है, या जब जो चूहा है वो सांस लेता है, उस फाउल एयर को फ्रेश एयर में, यानी कि एक फाउल एयर को फ्रेश एयर में, प्योर एयर में कन्वर्ट करने का काम किसने किया? उस पौधे ने किया। फाउल एयर को उसने बोला फ्लोक्सिस्टन और फ्रेश एयर को बोला डिफ्लोक्सिस्टन, यानी कि फ्लोजिस्टोन की जो डिफ्लोजिस्टोन हुआ वो किसने किया? उस प्लांट ने किया। और 1774 में प्रेस्ले को पता चल गया कि वो जो प्योर एयर थी वो थी ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, साइंटिस्ट का नाम जिसने कि ऑक्सीजन को डिस्कवर किया उनका नाम था प्रेस्ले। क्लियर? प्रेस्ले ने ही ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मान लो एक हम जब कैंडल लेते हैं अकेली या चूहा, ये तो एक ही साथ दिखा रखे हैं, बट ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे तो दोनों की डेथ हो जाती है। बट अगर हमने किसी ग्रीन प्लांट को रख दिया उस जार के अंदर, ना तो वो कैंडल बुझेगी और ना ही चूहा। किस लिए? क्योंकि जब कैंडल जलती है तो उस टाइम पे भी फाउल कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती है, और जब ये रेस्पायर करता है तब भी। तो उन फाउल एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ये पौधा। यानी कि सिर्फ उसने उसको प्योर एयर, लेकिन कुछ साल बाद उसने पता लगा लिया कि जो वो प्योर एयर वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है वो कौन है? ऑक्सीजन है। एनसी, दैट मीन्स एनसीईआरटी में भी आपके ये एक्सपेरिमेंट दे रखा है, और इसलिए कह रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद 1779 की जब हम बात करेंगे, जैन इंगेनहाउस की एक साइंटिस्ट, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था एक एक्वेटिक प्लांट के ऊपर। एक्वेटिक प्लांट दैट मीन्स वो प्लांट जो कि आपको वाटर बॉडीज के अंदर देखने को मिलते हैं। उन्होंने क्या बताया कि जब सनलाइट आती है, ठीक है, जब सनलाइट आती है तो वो जो प्लांट होता है उसके ग्रीन पार्ट्स में कुछ बबल्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है, लेकिन जैसे ही अंधेरा आता है वो बबल्स वगैरह बनते ही नहीं है। तो उसने बताया कि जो ये बबल्स बन रहे हैं एक्चुअल में ये क्या है? यही तो ऑक्सीजन होती है। दैट मीन्स उसने कहा कि एयर को प्योर करने, इन्होंने डिस्कवर कर लिया, लेकिन इन्होंने बताया कि एयर को प्योर करने का काम जो कर रहे हैं वो ग्रीन प्लांट करते हैं, लेकिन उनको चाहिए सनलाइट। इसने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया और इन्होंने बताया कि भाई ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए इन प्लांट को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सनलाइट। यानी कि इस साइंटिस्ट ने किसकी इंपॉर्टेंस को बताया? सनलाइट की इंपॉर्टेंस को बताया। लेवसन ने, ये तो बिना बात की चीज़ थी कि इन्होंने क्या किया कि वो जो फाउल एयर जो कि उन्होंने नहीं बताई, इन्होंने प्योर एयर तो बता दी थी कि प्योर एयर ऑक्सीजन है, लेकिन इन्होंने कहा कि जिस फाउल एयर की हम बात करने के लग रहे हैं वो फाउल एयर और कुछ नहीं है, वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। और आए डी सॉसेर करके उन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट ही नहीं है, वाटर भी एसेंशियल है। क्लियर? कि फोटोसिंथेसिस जब होती है तो क्या करते हैं, जो प्लांट रहते हैं वो CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं बेटा? रिलीज आउट करते हैं। पैलेटर एंड कैवेंटर, इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है। दे डिस्कवर्ड द क्लोरोफिल, इन्होंने क्लोरोफिल को डिस्कवर किया और जो नाम था वो भी इन्हीं ने ही दिया था। और भी जब हम आगे बात करेंगे बेटा, कई सारे साइंटिस्ट के नाम आते हैं, वॉन मेयर आते हैं, सैक आता है, ब्लैकमैन जिन्होंने कि प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था, जो कि अभी इस चैप्टर के लास्ट में करेंगे। वॉरबर्ग आते हैं, वॉन नेल आते हैं। क्लियर? हिल, जो कि लाइट रिएक्शन की जब हम बात करते हैं उसमें हिल रिएक्शन आती है, वो उनका नाम आएगा यहाँ पर कि कैसे कैसे यहाँ पर डार्क रिएक्शन और जो लाइट रिएक्शंस वगैरह होती है वो होती रहती है। क्लियर? जो डार्क रिएक्शन होती है उसको हम कैल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। कैल्विन साइकिल दैट मीन्स फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस में आती है कैल्विन साइकिल अगर याद हो, और इसके अलावा रेस्पिरेशन में आएगी क्रेब्स साइकिल। क्लियर? कि जब CO2 फिक्स होना शुरू होती है, CO2 जब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है उसके पास कितनी कार्बन रहती है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल रहते हैं, जिसकी वजह से कैल्विन साइकिल को हम नाम देते हैं C3 साइकिल।
तो ये था बेटा हमारा एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से अपना जो मेन चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स सबसे पहले हम करेंगे फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स और फिर उसके बाद बात करेंगे मैकेनिज्म्स की।